कुछ बहुत इंपॉर्टेंट परजीवी आपके कोर्स में है कृषि जीव विज्ञान के अंतर्गत। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं उन्हीं सब इंपॉर्टेंट परजीवियों के अध्ययन को लेकर। स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए इस महत्वपूर्ण परंतु छोटे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पशु परजीवियों का अध्ययन। सबसे पहला जो परजीवी आता है वो लिखा हुआ है आपके सामने, उस परजीवी का नाम है पिस्सू। उसे क्या कहा जाता है? पिस्सू फ्लीहा। अगर आपने कभी नाम सुना हो पिस्सू फ्लीहा। देखिए इसके बारे में जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम में याद रखिएगा फुलेक्स इरिटेंस। फुलेक्स इरिटेंस। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है पिस्सू का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो गया फुलेक्स इरिटेंस। इसका जो संघ है वो क्या है? ऑर्थोपोडा। इसका जो गण है वो है साइनेप्टेरा। याद रखिएगा ये इसका पूरा वर्गीकरण के अंदर क्वेश्चन बनता है। ये एक बाह्य परजीवी है। बाह्य परजीवी का मतलब एक्सटर्नल पैरासाइट है जो क्या करता है, होस्ट जो भी होता है इसका मेजबान, उसके ब्लड को सक करता है, मेजबान के रक्त को चूसता है। इसका जो वयस्क होता है वो 3 से 5 मिलीमीटर लंबा होता है और अपनी लंबाई से याद रखिएगा लगभग 50 गुना तक वो जंप कर सकता है। तो याद रखिए ये एक बाह्य परजीवी है, पिस्सू बाह्य परजीवी है जो मेजबान का रक्त चूसता है। और इसके जो वयस्क होते हैं वो उसकी साइज क्या होती है? 3 से 5 मिलीमीटर लंबा होता है, लेकिन अपनी लंबाई से 50 गुना तक वो जंप कर सकता है। इसके जो मुखांग होते हैं, क्वेश्चन बनता है इसके मुखांग किस तरह के होते हैं, तो देखिएगा इसके मुखांग चुभाने वाले भी होते हैं और चूसने वाले भी होते हैं। तो प्रश्न बनता है पिस्सू के मुखांग किस तरह के हैं, तो आंसर चुभाने और चूसने वाले होते हैं। इसमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। अगर आप इसकी संरचना की बात करो तो इसमें नेत्र होता है, उसका प्रकार क्या है? संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और इसके अंदर पूर्ण कायांतरण मिलता है। कायांतरण आप जानते हैं दो तरह का होता है, पूर्ण अपूर्ण। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, जब इसमें चारों अवस्थाएं मिलती है उस कायांतरण को हम बोलते हैं पूर्ण कायांतरण। तो पिस्सू के अंदर पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इसका महत्व देखिएगा आर्थिक रूप से, जो गर्म खून वाले कशेरुक होते हैं जैसे अपन हो गए, मानव, कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी के अंदर मुखांग की सहायता से ये ब्लड को सक करता है, रक्त को चूसता है। याद रखिएगा गर्म खून वाले कशेरुकों में जैसे अपन हो गए, मानव, कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिन्हें आप डेयरी पशु बोलते हैं, उन सब के अंदर ये हमने मुखांग की सहायता से रक्त को चूसता है। इसके काटने वाली जगह जो होती है, जहां पे इसने कट किया है, जहां पे इसने काटा है, वहां पे एक निशान बन जाता है और उस निशान पर बाद में क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और इचिंग होती है, खुजली होने लगती है। तो याद रखिएगा इसके काटने की जगह पर एक निशान बन जाता है और वहां पे धीरे धीरे क्या होती है? सूजन आ जाती है और वहां पे खुजली होती है और बाद में जब एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। याद रखिएगा पालतू पशुओं में इस रोग से बहुत ही आर्थिक रूप से नुकसान होता है, इसलिए इसका पढ़ना बहुत जरूरी है आपके कोर्स में। ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन थी पिस्सू के बारे में। जोंक, लीच के बारे में भी आप जानते हैं। देखिएगा इसका जंतु वैज्ञानिक नाम लीच हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। इसका संघ एनेलिडा है। इसका वर्ग हिरुडिनिया है। ये इसकी सामान्य जानकारी क्लासिफिकेशन रिलेटेड। इसका नाम है हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, इसका संघ है एनेलिडा, इसका वर्ग है हिरुडिनिया। इसके जो झील, तालाब, दलदली मिट्टी होती है वहां पे ये बहुतायत में पाई जाती है, चाहे झील हो, चाहे तालाब हो या दलदली मिट्टी हो। और 10 से 15 सेंटीमीटर तक इसके वयस्क की पूर्ण लंबाई हो सकती है। इसका जो शरीर होता है वो शरीर 33 खंडों में विभाजित होता है। इसका शरीर 33 खंडों में इस तरह से विभाजित होता है। ये द्विलिंगी होते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब है नर और मादा अलग अलग होते हैं। सॉरी 7 होते हैं नर। 10वें खंड में तो नर जनन छिद्र होता है और 11वें खंड में मादा जनन छिद्र होता है। तो प्रश्न बन सकता है कि लीच का नर जनन तंत्र कौन से खंड में है? 10वें खंड में। इसका मादा जनन तंत्र कौन से खंड में है? 11वें में। श्वसन जो इसमें होता है वो त्वचा के द्वारा होता है, जो स्किन होती है उसी से इसका श्वसन होता है। रक्त का जो पाचन है और जो अवशोषण होता है
जो ये रक्त को चूसता है उसका पाचन और उसका अवशोषण उसकी आंत के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। उत्सर्जन इसके अंदर नेफ्रिडिया से होता है, याद रखिएगा। और पिछले छोर का जो चूषक होता है वो गमन में, चलने में, इसके दो छोर में से जो पिछले छोर का चूषक है वो गमन में और मेजबान के शरीर पर चिपकने का कार्य करता है। जिस पार्ट से चिपकता है वो क्या होता है, चूषक। और चूषक कौन सा, पिछले छोर का, जो चलने में भी हेल्प करता है और चिपकने में भी इसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है लीवर फ्लूक, इसका नाम है फेसियोला हिपेटिका। जंतु वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे लीवर फ्लूक का क्या है तो इसका नाम है फेसियोला हिपेटिका। इसका संघ देखेगा प्लेटीहेलमिंथेस, इसका वर्ग देखेगा ट्रिमेटोडा, इसका गण देखेगा डाइजीनिया। ये इसका वर्गीकरण संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कि किस वर्ग में है, किस संघ में है, क्या जंतु वैज्ञानिक नाम है। देखिएगा भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता और मनुष्य के लीवर का फ्लूक है, यकृत का फ्लूक है, याद रखिएगा। लीवर फ्लूक नाम से पता लगेगा। भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता और मनुष्य के यकृत का फ्लूक है जिसका नाम है फेसियोला हिपेटिका। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई 1.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, और इसकी अगर चौड़ाई की बात करो तो 0.4 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है इसकी लंबाई चौड़ाई है। इसका रंग जो होता है वो भूरा होता है और इसके चूषक जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। ये उभयलिंगी होता है और इसमें कौन सा निषेचन मिलता है तो याद रखिएगा ये उभयलिंगी होता है और इसमें निषेचन का प्रकार क्या है, पर निषेचन। श्वसन इसमें कौन सा होता है, अवायवीय होता है। यह अपने मुख चूषक द्वारा रक्त और ऊतकों को चूस लेता है। इसके मुख पर जो चूषक पाए जाते हैं उसके द्वारा ये रक्त को और जो टिश्यू होते हैं ऊतक उनको चूस लेता है। इसमें जो उत्सर्जन होता है वो फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक तो उत्सर्जन किससे होता है, दूसरा अभी आपको बताया था इसके अंदर अवायवीय श्वसन होता है, और इसके पहले वाले जो पॉइंट था उसमें आपने देखा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उत्सर्जन इसमें ज्वाला कोशिकाओं से होता है। इसका जीवन चक्र जो होता है वो 2 परपोषियों पर पूर्ण होता है। एक पर जीवन पूरा कंप्लीट नहीं होता है, इसका जीवन चक्र 2 परपोषियों पर पूर्ण होता है। प्राथमिक परपोषी तो होते हैं वो तो कशेरुक जंतु होते हैं स्वयं, ठीक है, वो खुद होता है जिसमें स्वयं कमी रहता है। जो भी कशेरुक है वर्टिब्रेट्स है उसके अंदर ही निवास करता है। द्वितीय परपोषी याद रखिएगा, इसका द्वितीय परपोषी अलवणीय जल में घोंगे जो हैं उसकी लिग्निया जाती है वो होती है, याद रखिएगा। तो प्रथम परपोषी कशेरुक, दूसरा द्वितीय परपोषी कौन हुआ, घोंगा। वयस्क फ्लूक द्वारा जब अंडों का त्याग किया जाता है, जब वो अपने अंडों को त्यागता है तो उचित ताप और नमी मिलते ही अंडों से पहली लार्वा अवस्था बाहर आ जाती है। वयस्क जब अपने अंडों को त्यागता है तो जैसे ही उन अंडों को अनुकूल तापमान, अनुकूल नमी मिलती है, वहां से क्या होता है, पहली लार्वा अवस्था बाहर आ जाती है। और फिर वो लार्वा अवस्था जो है वो घोंगे के संपर्क में आने के बाद कई अवस्थाओं से गुजरकर जब वो बाहर आई अवस्था, फिर वो घोंगे के संपर्क में आई, घोंगे के संपर्क में आकर उसी के शरीर में वो कई अवस्थाओं से गुजरकर पुनः शरीर से बाहर आकर जो बाहर पौधे मिलते हैं उसको, उस पौधे की पत्तियों पर चिपक जाता है। इसको वापस समझिएगा, कशेरुकों के शरीर से बाहर आते ही अंडों को जब अनुकूल तापमान मिला उन्होंने अपनी वृद्धि कर ली। वृद्धि करने के बाद वो घोंगों के संपर्क में आए। जब वो घोंगे के शरीर में थे तो उन्होंने वहीं पर अपनी 2 या 3 या 4 बार क्या किया, अवस्थाओं से पास किया। और जब वो पुनः शरीर से बाहर आए तो बाहर निकलते ही जो भी पौधा उसको नजर आया उस पौधे की पत्तियों पर क्या होता है, चिपक जाता है। और जंतु जैसे सपोज ये लीफ है, इस पौधे पे इसके ऊपर ये चिपका हुआ है। इस पौधे को जब किसी जंतु ने खाया, जंतु जब उन पत्तियों को खाते हैं तो ये उनके वापस शरीर में चला जाता है। आपको बात समझ में आई, 2 परपोषी में जीवन कंप्लीट होता है। जैसे जंतु ने उन पत्तियों को खाया ये सब उन पत्तियों के साथ में उसके शरीर में चला जाता है, जहां ये किसको नुकसान पहुंचाता है, यकृत को नुकसान पहुंचाता है। याद रखिएगा, पहला कशेरुक, दूसरा घोंगा। घोंगे से जब वापस बाहर आया पत्ती पे चिपका, पत्ती को जंतु ने खाया, वापस उसके शरीर में गया, वो कहां नुकसान पहुंचाया, यकृत को, ठीक है। ये ज्यादातर किस में होता है, शीप, भेड़ में पाया जाता है।
और उनके यकृत को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा होने पर इससे पथरिया नामक रोग हो जाता है। जबड़ों पर क्या हो जाता है, बड़े बड़े छाले हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। और जब रक्त की कमी होती है, उसको इतनी समस्याएं आती हैं, तो भूख कम हो जाती है। भूख में कमी होने से क्या होता है, जो ऊन होती है भेड़ की, वो ऊन गिरने लगती है। और जब तेज संक्रमण होता है तो पशु की मृत्यु हो जाती है। ये याद रखिएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड और आता है, एस्केरिस। एस्केरिस का नाम देखिएगा, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, जंतु वैज्ञानिक नाम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसका संघ देखिएगा निमेटोडा, गण देखिएगा एस्केरिडिया। ये मनुष्य की आंत का परजीवी है, याद रखिएगा। एस्केरिस मनुष्य की आंत का परजीवी है। इसका शरीर जो होता है वो चमकीला होता है, और इसकी जो क्यूटिकल होती है वो क्यूटिकल के आवरण से वो पूरा ढका हुआ होता है। इसका रंग अगर पूछें तो रंग हल्का पीला या गुलाबी होता है, किसका, एस्केरिस का। इसका जो शरीर होता है, लंबाई में फैली 4 धारियां इसके शरीर पर, सपोज ये शरीर है तो इस पर 4 धारियां बहुत साफ नजर आती है। ये एक लिंगी होता है। इसकी मादा की लंबाई 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसका नर लंबाई में 15 से 30 सेंटीमीटर होता है, मतलब मादा की लंबाई ज्यादा होती है, नर लंबाई में छोटा होता है। इसका जो श्वसन होता है वो अवायवीय होता है, वायवीय नहीं होता, एनएरोबिक अवायवीय होता है। नर और मादा में मैथुन प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। नर और मादा का जो संभोग होता है, मिलन होता है, वो कहां पे होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। और उसके बाद में मादा निषेचित अंडों को कठोर आवरण के साथ बाहर निकालती है। संभोग के बाद में जब मादा अंडे देती है तो अंडों को कैसे निकालती है, कठोर आवरण के साथ वो बाहर निकालती है। पूरे जीवन काल में अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछें कितने अंडे दे सकती है, तो देखिएगा पूरे जीवन काल में ये 20 से 27 लाख तक अंडे देती है। और जब ये अंडे मिट्टी के संपर्क में आते हैं तब उसमें जाके पहला निर्मोचन होता है, याद रखिएगा। जब अंडे मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो उनमें पहला निर्मोचन होता है, और वो निर्मोचन अंडे के बाहर नहीं होता, अंडे के अंदर ही हो जाता है। फिर देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि इसमें निर्मोचन की इतनी अवस्थाएं हैं तो किस अवस्था से नुकसान हो रहा है, तो याद रखिएगा लार्वा की दूसरी अवस्था संक्रामक अवस्था होती है, जो मनुष्य के शरीर में अपना तीसरा निर्मोचन पूरा करता है। लार्वा की दूसरी अवस्था संक्रामक होती है और वो अपना तीसरा निर्मोचन कहां करता है, मनुष्य के अंदर करता है। फिर देखिएगा परपोषी की खांसी, जो कफ या खांसी आई, अगर उस परपोषी ने उसको वापस निगल लिया तो क्या होता है, उस खांसी निकलने के समय ये कहां चला जाता है, उसकी इंटेस्टाइन में, उसके आहार नाल में प्रवेश कर जाता है, जहां ये अपना अंतिम चौथा निर्मोचन करता है। तो याद रखिएगा उसका चौथा निर्मोचन कहां होता है, परजीवी की, परपोषी की आहार नाल के अंदर होता है। इस पूरी प्रक्रिया में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी प्रक्रिया के अंदर कुल मिलाकर 8 से 10 सप्ताह तक का समय लग जाता है। और अगर आपसे ऐसा पूछें संपूर्ण जीवन काल, तो याद रखिएगा इसका संपूर्ण जीवन काल 10 से 12 महीने में पूरा होता है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूरी प्रक्रिया में 8 से 10 सप्ताह का समय लगता है। और लाइफ साइकिल की बात पूछें तो याद रखिएगा 10 से 12 महीने में कंप्लीट होती है। एस्केरिस जो होने वाला जो रोग होता है उसे एस्केरियासिस कहा जाता है, तो नाम से याद रहेगा आपको, एस्केरिस से होने वाला रोग एस्केरियासिस कहा जाता है। सबसे ज्यादा इस रोग का प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ता है। जब संक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें बुखार नजर आता है, रक्त की कमी हो जाती है और श्वेताणु का रोग हो जाता है। जो WBC, RBC प्लेटलेट्स होती है उसमें कमी आ जाती है। बच्चों का पेट फूल जाता है, शारीरिक विकास में उनमें कमी आ जाती है, नॉर्मल जो ग्रोथ होनी चाहिए उनकी बॉडी की वो नहीं हो पाती है। और उसके अलावा उसमें पेट दर्द होता है और पाचन में गड़बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से जो एस्केरियासिस नामक रोग होता है उसके बारे में आपको बताया गया। इस पार्ट के सारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। जुड़े रहिए आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहें। धन्यवाद।